ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक जो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था कि जो एटम्स हैं दीज आर इनडिविजिबल, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अगेन बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके थ्रू ये पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या बढ़ती चली जा रही थी, इंस्ट्रूमेंट नए नए आते चले जा रहे थे, जिससे अलग अलग डिस्कवरीज हुई। तो सबसे पहले जो इसमें इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रुक्स एंड विलियम क्रुक्स वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया था, ही हैज टेकन अ डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरीके से उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था और उस ग्लास ट्यूब को सील कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। एंड दिस ग्लास ट्यूब इज नेम्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, नाउ ही हैज टेकन आवर डिस्चार्ज ट्यूब और उस ट्यूब में से इन्होंने विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है, एक आउटलेट, यहाँ से एक आउटलेट दिया और इस आउटलेट के थ्रू, एक वैक्यूम पंप के थ्रू इन्होंने एयर निकाल दिया। इट मींस एयर निकालने का मतलब है ही हैज क्रिएटेड वैक्यूम हेयर। यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो नथिंग इज प्रेजेंट इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब। अब उन्होंने क्या किया, ही हैज टेकन 2 मेटल प्लेट्स, ठीक है, 2 मेटल की प्लेट ली इस तरीके से और उन मेटल की प्लेट्स को इन्होंने एक हाई पावर बैटरी से जोड़ दिया। हाई पावर इन द सेंस इसका जो वोल्टेज था इट वाज वेरी हाई एंड इट वाज 10,000 वोल्ट बैटरी। ये जो बैटरी थी इसका वोल्टेज था 10,000 वोल्ट्स। अब इन्होंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और जब इन्होंने स्विच ऑन किया नथिंग हैपेंड, क्योंकि अभी इसमें जो प्रेशर था इट वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर का जो मेजरमेंट था, मैग्नीट्यूड था, वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके अंदर इन्होंने क्रिएट किया। वैक्यूम की वजह से एयर निकाल दिया, एयर की वजह से ही तो प्रेशर होता है एयर का, ठीक है। तो एयर प्रेशर यहाँ पे था, हाँ। तो अब जब एयर निकाल दिया और इन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग गैसेस को फिल करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टेकन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इन्होंने इसके अंदर फिल कर दिया। जब हाइड्रोजन गैस को इन्होंने फिल किया और उसका प्रेशर जो है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट इन्होंने फिक्स कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर रहेगा, और स्विच ऑन किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। धीरे धीरे क्या किया, अब इन्होंने क्या किया कि कुछ कंडीशंस को चेंज किया। इन्होंने अब ये जो प्रेशर था इसको और डाउन किया और उसको 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर्स कर दिया। इट वाज 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। इट इज द यूनिट, हमने पढ़ा है ना 8th क्लास में, मैनोमीटर पढ़ा था। लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैनोमीटर होता है। तो उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली मरकरी फिल होता है। मरकरी की ट्यूब होती है बैंड शेप की, यू शेप की। तो मरकरी का लेवल चेक किया जाता है। तो इसीलिए जो प्रेशर है उसको नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं हम, विच इज mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इन्होंने वही टेम्परेचर प्रेशर जो है वो घटा के 1 एटमॉस्फेयर से 10 टू द पावर -2 mmHg किया। फिर इन्होंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते क्या देखते हैं कि ये जो गैस, बिकॉज गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये क्यों पास हुई, क्योंकि जैसे ही हम बहुत ज्यादा प्रेशर कम कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई पावर एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तो ये गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं एंड दीज एटम्स गेट आयनाइज्ड। प्लाज्मा स्टेट पढ़ा था हमने, प्लाज्मा स्टेट में हमने क्या पढ़ा था? यस मैम। बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है इन पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल्स को, हाइड्रोजन के, हीलियम के, देन दे बिकम आयनाइज्ड।
इट मीन्स जो एटम के स्ट्रक्चर में अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव पार्ट अंदर होता है और नेगेटिव पार्ट होता है बाहर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर और पॉजिटिव पार्ट होता है अंदर। तो जैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है इन एटम्स को तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब क्या है कि आयनाइजेशन हो गया है गैसेस का। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, इसके अंदर भी पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट है बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे, मैम आयनाइज्ड हो जाएंगे। यस। सो ऑल द गैस एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस ट्यूब गेट आयोनाइज्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए तो इलेक्ट्रॉन अब ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव चीज है वो किस तरफ भागेगी, पॉजिटिव की तरफ भागेगी, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लाइन अप हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े थे दे बिकम लाइन अप और पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट कर देंगे चलना। यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वही तो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहेंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, ठीक है। ये बेस बना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। जो विलियम क्रुक्स थे उनके ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा से उन्होंने तो जस्ट इतना चेक किया था कि गैसेस को हम कंडक्टर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बिकॉज गैसेस आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम उनको कंडक्टर बनाना है तो इस तरीके से स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऐसा विलियम क्रुक्स ने बताया था। उनके बाद एक साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन। सेम एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, सेम कंडीशंस में किया, सेम प्रेशर सेम एनर्जी लेवल मतलब सब कुछ सेम लिया और हाइड्रोजन गैस फिल किया उन्होंने भी सबसे पहले। तो वो क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी रेज थी जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। वो रेज बेसिकली थी क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बहुत तेज स्पीड में जा रहे थे। बहुत तेज स्पीड में जाने की वजह से ये ऐसा लग रहा था कि पार्टिकल्स नहीं है, रेज के फॉर्म में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज रेज आर नेम्ड एज कैथोड रेज, जो कि ऐसा लगा उनको कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं एंड ही नेम्ड इट एज कैथोड रेज। मैम कैथोड, यस, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। उन्हें लगा कि कैथोड से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ये कैथोड से मेटल प्लेट से थोड़ी रेज निकली है, ये रेज तो इन एटम्स के टूटने से निकली हैं। एटम जब आयनाइज हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन थे जो कि लाइन अप हो गए थे, तो इन्हीं को इन्होंने कैथोड रेज का नाम दिया था। तो यहाँ से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। तब इन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको इन्होंने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। तब इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था इसको, इन्होंने ये कहा था कि कॉर्पस्कल्स हैं जो कि मैम पहले कैथोड कहा था तब कार्पोसेल्स कहा था ना। कैथोड रेज बोला था और ये कहा था कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स एंड आर नोन एज कॉर्पस्कल्स, इतना बोल दिया था इन्होंने। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जी जे स्टोनी, ठीक है, जी जे स्टोनी। उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो नाम जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी तो की थी, लेकिन जो नामकरण संस्कार था इनका वो जी जे स्टोनी ने ही किया था। तब उन्होंने कहा था ये कॉर्पस्कल्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। These are fundamental particles of atom। ये हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल किया, फिर इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को खाली किया, वैक्यूम क्रिएट किया, देन ही फिल्ड ऑक्सीजन गैस, सेम रिजल्ट आए। उसके बाद फिर से इन्होंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गैसेस पे इन्होंने ये टेस्ट किया और हर टेस्ट में ये पाया कि सेम तरीके के सेम चार्ज के पार्टिकल्स यहाँ से कैथोड से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक फंडामेंटल पार्टिकल है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हर गैस के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की।
उसके बाद मैम इनके जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया ना? हाँ, जे थॉमसन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो असिस्टेंट थे एक, ठीक है, गोल्डस्टीन वाज द असिस्टेंट ऑफ जे थॉमसन। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, क्योंकि असिस्टेंट थे तो साथ में सारा काम कर ही रहे थे, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने क्या किया कि सेम कंडीशंस लेते हुए सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया इस तरीके से। अब सेम गैसेस जो हैं एक एक करके, सबसे पहले इन्होंने भी हाइड्रोजन गैस को भी फिल किया था, 2 मेटल प्लेट्स लिया था और हाई पावर या हाई वोल्टेज बैटरी से उसको कनेक्ट किया। दिस वाज 10,000 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर इन्होंने भी एक स्विच लगा दिया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से या फिर एयर निकाल दिया, यहाँ पे इन्होंने एयर बाहर निकाल दिया, जिसमें से वैक्यूम क्रिएट करके देन हाइड्रोजन फिल कर दिया। लेकिन थोड़ा सा चेंज इन्होंने क्या किया कि जैसे जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, जो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, एक कंटिन्यूअस प्लेट थी मेटल की। अब इन्होंने किया कि इस मेटल प्लेट में छोटे छोटे होल्स कर दिए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा बीच में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं होल्स जो हैं वो आपको इस तरीके से ही दिखाऊंगी। तो ये छोटे छोटे होल्स इन्होंने बना दिए एंड he named it as perforated cathode। कैथोड तो है लेकिन इसमें होल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परफोरेटेड कैथोड। और ये हो गया एनोड, जो कि एज इट इज लगा हुआ था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गए। सेम कंडीशंस में अगेन 10⁻² मिलीमीटर Hg का प्रेशर लिया इन्होंने। सेम रिजल्ट आया इनके पास भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो कैथोड रेज थी वो तो मूव कर ही रही थी, साथ के साथ इन्होंने क्या देखा कि पॉजिटिव एंड से भी कुछ रेज जो हैं वो निकल के इन होल्स में से आगे की साइड जा रही हैं। और इन रेज को इन्होंने नाम दिया था कैनाल रेज। कैनाल रेज हम क्यों कह रहे हैं इनको, बिकॉज दीज आर मूविंग आउट फ्रॉम दीज स्मॉल होल्स, और इन होल्स को इन्होंने नाम दिया था कि ये कैनाल्स हैं। दैट्स व्हाई दीज रेज आर कैनाल्स रेज। और एनोड से ओरिजिनेट हो रही हैं तो इनको हम एनोड रेज भी बोलते हैं। तो आप चाहे कैनाल रेज बोलिए चाहे आप एनोड रेज बोलिए, सेम, मैम बोथ आर कैनाल सेम। रेज का डेफिनेशन क्या होगा? Canal rays are the rays which are originated from the anode and moving to the cathode from passing through these holes, from the holes of cathode. That's why they are एक्सक्यूज मी known as, मैम, हाँ बेटा, मैम जो क्या कहते हैं, एनोड से जब रेज जा रही थी तो फिर कैथोड से भी रेज आ रही थी वहां बिल्कुल से? बिल्कुल, वो तो जाएंगी, वो स्टॉप थोड़ी होंगी। भाई देखो, अब हाइड्रोजन है, अब जैसे हाइड्रोजन है, मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव पार्ट बचा अब इसके अंदर, जो खाली पॉजिटिव न्यूक्लियस बचा हुआ है, तो वो भी तो मूव करेगा, तो वो तो नेगेटिव की साइड जाएगा। इसी ने तो एनोड रेज बनाई है, यहाँ से थोड़ी मेटल प्लेट से थोड़े निकली है ये रेज। ये रेज तो ओके मैम। आयनाइज होने के कारण निकली हैं। जब ये गैस आयनाइज हुई है तो नेगेटिव पार्टिकल चले गए इस साइड और पॉजिटिव पार्टिकल चले गए उस साइड। तो इस तरीके से दोनों रेज जो है वो, इनको पता चली कि एनोड रेज भी होती हैं जो कि एनोड से निकल रही हैं, और कैथोड रेज होती हैं जो कि कैथोड से निकलती हैं। और एनोड रेज क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई हैं, तो इन्होंने इस पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दिया था प्रोटॉन। और सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने हर अलग अलग गैसेस को फिल करके किया था और ये पाया कि सब में से सेम तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के लिए, क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट है ये, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द एटम, दैट्स व्हाई इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल, बोथ आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोनों की यस डिस्कवरी, मैम। ठीक है। अब दोनों चीजें डिस्कवर हो गई, तो जो कैथोड रेज है और कैनाल रेज हैं या फिर एनोड रेज हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें कि cathode rays, these are originated from the cathode and moving to the anode, and anode rays are originating from the anode and moving through the cathode. ये तो फर्स्ट हो गया इसका। सेकेंड वन, हम ये कहते हैं कि ये जो रेज होती हैं, ये दोनों ही रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। These are known as electromagnetic rays. Ma'am, both rays are known as both rays. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब आप समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जितनी भी रेज होती हैं वो क्या होती हैं कि आप बीच में कोई अदर इलेक्ट्रोड अगर लगा दें, मान लो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक दूसरा एक मेटल की प्लेट ली और इसको हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। तो जब हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो अगेन क्या हो जाएगा, ये भी तो नेगेटिव है ना, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इधर को जाना था, अब ये क्या होंगे, इससे कैथोड से निकल रहे हैं, मान लो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं मेटल के लिए। तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ये प्लेट भी नेगेटिव है, तो ये अफेक्ट होगी इस चीज से, चार्ज सेम हो जाएगा तो दे विल रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होते हुए जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई होगा तो वो इधर की साइड मूव कर जाएगा, दूर चला जाएगा इससे। तो ये क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पूरा एक एरिया बन गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक रीजन बन गया है जहाँ पे इस कैथोड का इफेक्ट है, फोर्स क्रिएट कर रहा है ये, और वो फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है नेगेटिव पार्टिकल के लिए। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव पार्टिकल की बात करें यहाँ पे, अब क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल इधर की साइड मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ बीच में एक और इलेक्ट्रोड पड़ गया नेगेटिव, तो ये क्या होंगे, हम उधर चले जाएंगे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ चले मैम जाएंगे, नेगेटिव की तरफ कैथोड अट्रैक्ट पे हो ना जाएंगे। जाके वो इस वाले कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। इट मींस दे आर अफेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमने बीच में अदर लगा दिया था। दैट्स व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी अफेक्टेड होती हैं और कोई मैग्नेट अगर आपने यहाँ लगा दिया तो उससे भी रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करेंगी ये, ठीक है। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैं ये कह रही हूँ कि ये मैकेनिकल रेज होती हैं। मैकेनिकल रेज वो रेज होती हैं जो कि कहीं से भी गुजरे तो कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करे, ठीक है। मैकेनिकल वर्क करने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ कोई व्हील लगा दिया तो उसको मूव करना चाहिए, तो ऐसा होता है। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ना लगा के एक छोटा सा पंखा लगा दिया, पैडल व्हील, हाँ एक पैडल व्हील इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। ऋतिक बोल रहा है, ऋतिक की आवाज थी क्या ये? मैम मेरी गर्वित। अच्छा, तो ये यहाँ पे पैडल व्हील लगा दिया, तो क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स थे, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हों, जब इससे टकराए तो ये जो व्हील था ये मूव हुआ। पंखा जैसे आप कोई भी चीज आप छोटे से पंखे में अगर कोई डंडा भी लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी व्हील मूव करने, तो वो मैकेनिकल वर्क हुआ एक तरीके से। तो इन पार्टिकल्स ने भी यही मैकेनिकल वर्क किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन थे चाहे वो प्रोटॉन थे, दोनों ने सेम काम किया। तो दोनों ही रेज का जो नेचर है वो सेम होता है, मैकेनिकल रेज होती हैं ये, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क करती हैं। अब इन्होंने क्या किया, थर्ड वन, दे शो फोटोल्यूमिनेसेंस। अब देखो ये समझने वाली चीज है कि फोटोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। फोटोल्यूमिनेसेंस, बेटा फोटोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि अगर आप किसी भी एंड पे, चाहे इस एंड पे या फिर फर्स्ट वाले एंड पे, यहाँ पे अगर हम जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दें, ठीक है, और यहाँ से भी हटा दिया, अब हमने कैथोड भी हटा दिया जो हमने लगाया था, अब हमने केवल यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है उसकी
पॉलिश कर दी है। ठीक है, एक मटेरियल होता है कि जैसे ही कोई भी पार्टिकल, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है तो इसमें से चमक निकलती है, लाइट निकलती है। दैट्स व्हाई आप ये कहेंगे कि फोटोल्यूमिनेसेंस को शो कर रहा है। तो ऐसा हुआ कि जो पार्टिकल्स थे, जब एस रेज यहाँ से निकले कैनाल में से, तो ये यहाँ पर जाकर टकराए। दूसरी तरफ जब इसमें से टकराए तो इसमें से हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकले, क्योंकि ये जो मूव कर रहे थे प्रोटॉन, ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी से मूव कर रहे थे, रेज के फॉर्म में थे, तो रेज की तो स्पीड ज्यादा होगी ही होगी। तो जब बहुत तेज स्पीड में ये जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराए थे, तब इसमें से फोटॉन्स निकले थे, लाइट निकली थी। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। And one photon is light. फोटोन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इसको हम E इक्वल टू एच न्यू से हम डिस्कवर करते हैं, मतलब उसको डिनोट करते हैं, तो वो आप 11th क्लास में करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो फोटॉन्स कहलाते हैं। तो हमने जैसे ही इसको स्ट्राइक कराया, जैसे ही इन्होंने स्ट्राइक किया, इसमें से ग्रीनिश लाइट निकली। ठीक है, उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस। तो दोनों ही पार्टिकल्स, अब आपने पॉजिटिव इधर साइड में लगाया तब भी यहाँ पे लाइट निकली थी, और जब आप इस साइड में भी पॉलिश कर देंगे तो कैथोड रेज से टकराएंगी, तब भी रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है। तो दोनों ही फोटोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। जो कैथोड रेज होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिसको हम negative particles, these are called as electrons, and these anode rays are made up of positive particles, that's why they are known as protons. ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब जितने भी Yes, ma'am. उनको ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दोनों चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कैसे प्रेजेंट होती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ पे होते हैं, इस चीज पे अब रिसर्च शुरू हुआ। तो जो पहला जो एटॉमिक मॉडल था, इसको कहते हैं एटॉमिक मॉडल, कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का एटम के अंदर, उसको हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। कैसे बदल रहा हो? क्यों बदल रहा हूँ? बदलना दे दो। अरे देख बेटा, रहा हूँ मैं सच में, कौन है ये? बदलना रहा हूँ मैं। ये देख रहा हो? You म्यूट got है ये? difference. ये कौन बच्चा है ये? हाँ भाई ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है क्लास, और वो यूट्यूब पे जाएगी और हरियाणा में बोल रहे हैं। Ma'am, Amit Sikriwal. हाँ। So first atomic model was given by J.J. Thomson again. क्योंकि इसको रिसर्च तो कर ही रहे थे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे थे, तो उन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और यू कैन से वाटरमेलन मॉडल ऑल्सो। ठीक है, इसको हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, या फिर इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच एन एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। सबने देखा होगा ना, वाटरमेलन गोल होता है। उन्होंने कहा था कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह स्फीयर फॉर्म में होता है, 3D शेप में होता है, और इसके अंदर जो जैसे रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, ऐसे ही पूरा जो रेड पार्ट है इस तरीके से बिखरा हुआ है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर, वो वाटरमेलन का जैसे रेड पार्ट स्प्रेड होता है पूरे उसमें, पूरे पार्ट में ऐसे ही बिखरे पड़े हैं पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है, these are like the seeds, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स लगे हुए होते हैं, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। So these are electrons which are distributed throughout the particle, throughout the positive charge. ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। बस इतना सा दिया था उन्होंने मॉडल कि वाटरमेलन की तरह एक स्फीयर है एटम का, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा हुआ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में यहाँ पर लगे हुए हैं। और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल नेचर का होता है।
इतना दिया, लेकिन क्या चीज वो नहीं बता पाए। देखो आप ये देख रहे हो कि सारा नेगेटिव है, जो ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया है ये सारे ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, क्योंकि सेम चार्ज है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा हर एक एटम में, सबके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं। तो जिसका 118 है, 116 है, या 30 है, या 40 है, तो 30 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो बिल्कुल पास पास होंगे, नहीं होंगे, रिपल्शन होगा फिर तो उनमें। तो इस रिपल्शन की वजह से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए, इसमें से दूर दूर भागने चाहिए एक दूसरे से। ऐसा तो नहीं होता, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एटम के अंदर ही रहते हैं जब तक कोई रिएक्शन ना हो किसी अदर एटम से, स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो यही चीज वो डिफाइन नहीं कर पाए थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन नहीं कर पाए कि क्यों ये स्टेबल फॉर्म में रहते हैं एंड क्यों दे आर स्टेबल इन नेचर। तो दो चीजें अनडिफाइंड रह गई थी इनसे, एक तो स्टेबिलिटी कि एटम को है स्टेबल फॉर्म में क्यों है, और दूसरा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, व्हाई दे आर, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो कैसे रहता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। सो ये जो मॉडल था ये आगे फेल हुआ। फिर आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी एटम के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास, बिकॉज अभी मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। तो अभी की क्लास में